नमस्कार, भारत राइजिंग के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपसे और मेरी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के डिसअपीयरेंस के बारे में और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी कड़ी के बारे में जो एक फेमस बॉलीवुड स्टार से कनेक्टेड है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में है सत्यम। नमस्कार, जय श्री राम। और आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। आप हमें बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ के पीछे जो मिस्ट्रीज है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग जो अभी तक हमने सुने हुए हैं पिछले 60-70 सालों से, उनके बारे में हमें बताइए। और वैसे हमारा आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। नमस्ते रविश, जय श्री राम। सत्यम, जय श्री राम। देखिए, अभी सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियरेंस से रिलेटेड जो भी कमेटी और कमीशन हुए हैं, तो उसमें एक है शाहनवाज कमेटी, एक है जस्टिस खोसला कमीशन और एक है जस्टिस मुखर्जी कमीशन। तो इसमें जो पहले दो नाम हैं उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी ताइवान में, और जो आखिरी है उसमें जस्टिस मुखर्जी ने लिखा कि ये जो थ्योरी है प्लेन क्रैश की वो बिल्कुल झूठ है और इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। मतलब दो थियरीज हैं जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया। तो इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो जस्टिस खोसला है ये एक्चुअली कांग्रेस के नेहरू फैमिली से रिलेटेड थे, मतलब इनके अच्छे संबंध थे। ऐसे तो ये हाई कोर्ट के जस्टिस थे, पर इन्होंने बाद में जाकर इंदिरा गांधी पे बायोग्राफी लिखी। तो अब आप समझ सकते हो कि ये निष्पक्ष जांच कर रहे थे या सरकार की तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू का टप्पा लगा रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि मे बी ऐसा कोई राज है सुभाष चंद्र बोस की लाइफ का जो शायद उन्हें पता हो या फिर इस रिसर्च में आया हो, लेकिन उन्होंने उसके तत्व लोगों के सामने नहीं रखे हो। ऐसा भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, नेहरू ने जो अपना ओपिनियन दिया था कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ ताइवान में हो गई है, तो वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लाइन वही रही है। और उसके बाद से जो भी कमीशन या कमेटी बनी, उन्होंने इसी लाइन को आगे प्रोपोगेट किया। ये गुमनामी बाबा का भी एक कॉन्सेप्ट है। गुमनामी बाबा ऐसा कहते हैं, अनुज धर की बुक में भी लिखा है उनके बारे में, दैट गुमनामी बाबा कुड हैव बीन सुभाष चंद्र बोस। यस, ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, कनेंड्रम। तो इसमें देखिए कि तीन अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है ताइवान में। दूसरी थ्योरी है जो कि प्लेन क्रैश में हुई थी। राइट, दूसरी थ्योरी है कि वहाँ से सुभाष चंद्र बोस रशिया चले गए और वहाँ ही रहे और शायद बाद में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तीसरी थ्योरी है कि वो वहाँ से वापस इंडिया आए और वो एज अ गुमनामी बाबा इंडिया में रहे, और गुमनामी बाबा के डेथ का रिकॉर्ड है 1985। तो ये अलग अलग थ्योरियाँ हैं। मतलब सुभाष चंद्र बोस के डिसअपीयरेंस के पीछे कोई एग्जैक्ट रीजन आज तक पता नहीं चल पाया है, या फिर हम यही क्लेम कर सकते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं। ऐसा कोई डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कह सकता। करेक्ट। राइट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट है वो नॉन कोऑपरेटिव रही है। जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब थोड़ा मूवमेंट हुआ है, पर पूरा राज बाहर नहीं आया है अभी तक। तो अब जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर ना करे तब तक ये जो इंडिसीजन है या ये अलग अलग थेरियाँ बनी रहेंगी। ऐसा कहते हैं राइमको जी जो टेम्पल है जापान में, वहाँ पे उनकी हड्डियाँ और उनकी जो राख है वो रखी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है मुझे नहीं लगता कि वो सही है। दूसरा है, मैंने ये भी पढ़ा है दैट ताइवान में उस वक्त कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गुमनामी बाबा के हैंड राइटिंग्स हैं और सुभाष चंद्र बोस के हैंड राइटिंग है वो मैच होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे, बांग्ला और इंग्लिश में वो एक्सपर्ट थे। वैसे ही गुमनामी बाबा भी हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनका कंट्रोल इंग्लिश पे बहुत अच्छा था। तो शायद में भी ये हो सकता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हो। देखिए, गुमनामी बाबा पे अगर गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी है तो वो इजीली दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो मटेरियल्स थे उनके डेथ के बाद उनके कमरे में जो भी था वो सुरक्षित रखा गया है कोर्ट के आदेश पे।
तो अगर उसकी जांच हो, मतलब उसमें दांत है, उसका टेस्टिंग हो सकता है, डीएनए टेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि पहले भी डीएनए टेस्टिंग हुई पर वहाँ पर रिपोर्ट में फ्रॉड किया गया, क्योंकि ये टेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लैब्स में की और उसके जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट है वो पब्लिक नहीं की है, सिर्फ समरी रिपोर्ट लिख दिया गया कि ये मैच नहीं हो रहे। ओके ओके। तो अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उन्हें एक स्ट्रेट क्लियर विजन था कि अंग्रेज़ों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम हरा नहीं सकते, क्विट इंडिया मूवमेंट से हम हरा नहीं सकते, हमको चाहिए एक्शन। और वो भगत सिंह की तरह बिलीव करते थे कि अगर हमको हथियार से लड़ना है तो हमें भी हथियार बनना होगा, इसलिए इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन उन्होंने किया। तो उसके मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन थे और ये कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। तो देखिए, अभी इंडियन नेशनल आर्मी ये रास बिहारी बोस ने जापान में फॉर्म की थी। जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया से जर्मनी गए थे 1941 में, तो वहाँ से वो मदद ला रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश। उसके बाद जब जर्मनी फंस गया रशिया में जाके, तो वहाँ से कुछ मदद आने की उम्मीद कम हो गई। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आ गए अक्टूबर 1943 में। वहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड उन्होंने संभाल ली। वहाँ से फिर उन्होंने अटैक किया ये क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आज का है, कोहिमा, इम्फाल, यहाँ पे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अगेंस्ट वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं। तो सत्यम, पहली कमेटी जो बनी, शाहनवाज कमीशन या शाहनवाज कमेटी, जो रिसर्च कर रही थी कि सुभाष चंद्र बोस की लाइफ के डिसअपियरेंस के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये शाहनवाज खान या शाहनवाज कमेटी कौन थी और ये फॉर्म कैसे हुई? ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शाहनवाज खान बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये पूरे पीरियड में, सिंस 1942 से लेके 1956 जब शाहनवाज कमेटी बनती है। तो अगर हम पीछे जाएं तो ये शाहनवाज खान का बर्थ है 1914 रावलपिंडी, ब्रिटिश इंडिया पीरियड में। फिर बाद में ये ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और ये इनकी लड़ाई होती है इन सिंगापुर अगेंस्ट जापानीज आर्मी और आईएनए। तो ये हार जाती है पूरी टीम। तो जब ये लोग हार जाते हैं तो सिंगापुर में ये सरेंडर कर देते हैं और ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं 42 में। फिर अक्टूबर 43 में जब सुभाष बाबू आईएनए की कमांड संभालते हैं, तो वहाँ जो जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ब्रिटिश लोग के लिए लड़ रहे थे, बेटर आप हमारे साथ इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। तो लगभग सभी लोग सुभाष बाबू को ज्वाइन कर लेते इन इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उसमें है, देखिए, ये शाहनवाज खान खुद है, इसके अलावा है डिल्लो और एक नाम है सहगल। इन तीनों पे का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये फिर आगे कनेक्ट करता है रेड फोर्ट ट्रायल में। तो अभी ये तीनों फाइट करते हैं फॉर सुभाष चंद्र बोस और ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है। और इसमें एक बड़ा इवेंट तब आता है जब जापानीज लोग इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रहे टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, बट जापानीज आर्मी ही हार जाती है, वो सरेंडर कर जाते हैं, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग्स होती हैं और वो सरेंडर कर जाते हैं। राइट। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त 1945 क्या हुआ था यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान डे। तो इस दिन जापान ने सरेंडर घोषित कर दिया था पब्लिकली। एक्चुअल साइनिंग सितंबर में हुए थे, 2 सितंबर को, पर इस दिन अनाउंसमेंट हो जाता है। उनका एम्परर हिरोहितो आई थिंक रेडियो पे आता है और कहता है दैट वी हैव सरेंडर्ड करके। राइट। तो अभी इसमें देखिए कि इस इवेंट का और सुभाष चंद्र बोस के डेथ का जो डेट है उसमें सिर्फ 3 दिन का फर्क है। ओके ओके। 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ ऐसा बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये जो न्यूज़ है प्लेन क्रैश में डेथ की, ये इंटरनेशनल मीडिया में 23 अगस्त को आती है, मतलब 5 दिन के बाद। ओके ओके। तो ब्रिटिश लोग कभी इस पे बिलीव नहीं करते कि अगर ये इवेंट 18 अगस्त को हुआ है तो उसकी न्यूज़ इतनी लेट क्यों आ रही है। इसलिए उनको भी कभी प्लेन क्रैश थ्योरी पे भरोसा नहीं था। पर इनिशियली जब ये न्यूज़ आती है तो सब दुख प्रकट करते हैं, नेहरू भी दुख प्रकट करते हैं।
पर अब ये होता है कि अब ये 1945 में ये इवेंट हो गया अगस्त में। फिर उसके बाद आईएनए डिसबैंड हो जाती है, सरेंडर नहीं होता है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब आईएनए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जो भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे विल कीप स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उसके बाद जब ये लोग को ब्रिटिश आर्मी गिरफ्तार करती है और उनको दिल्ली लाया जाता है। तो इस टाइम आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 3 ट्रायल चलते हैं। जो साइड जीती है, जो ब्रिटिश और अमेरिकन जीत जाते, अलाइड पावर्स जिन्हें कहते हैं, राइट, तो और जो साइड हार गई है उनके ऊपर वो, अब उनको तो सजा देना है, राइट, पर ऐसे ही रैंडमली सजा देने के बजाय वो एक तरीके का कोर्ट केस चला के और फिर सजा दे दिया है। तो ऐसे जर्मनी में हुआ है, वो बहुत फेमस है, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। इसके साथ ही जापान में हुआ टोक्यो ट्रायल्स, और सिमिलरली इंडिया में हुआ रेड फोर्ट ट्रायल। ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का जो हेड था उसका नाम था क्लॉड ऑचिन लेक। तो ये अपने दिमाग में सोच रहा था कि अगर हम पब्लिक ट्रायल चलाएंगे तो पब्लिक संपत्ति ब्रिटिश को मिलेगी, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे। पर एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। इन्होंने रेड फोर्ट ट्रायल्स के पहले ट्रायल पब्लिकली किए, पब्लिक को के सामने हुआ। तो जैसे ही ये न्यूज़ अखबार से पूरे इंडिया में फैली, तो वैसे ही पूरा पब्लिक सपोर्ट आईएनए सोल्जर्स के साथ हो गया। इसके लिए फिर हमें एक बहुत फेमस स्लोगन हुआ, लाल किले से आई आवाज, डिल्लू सहगल शाहनवाज। तो ये 3 जो डिल्लू सहगल शाहनवाज है, ये कमांडर थे, कर्नल थे, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे इंडियन नेशनल आर्मी में। तो इनकी तरफ पब्लिक सिंपैथी बहुत बढ़ गई। तो ये पब्लिक सिंपैथी को देख के फिर ब्रिटिश आर्मी के जो हेड थे वो डर गए, और फिर ये ट्रायल क्लोज डोर हो गया। अच्छा, ओके। अब देखिए, अब ये ट्रायल तो सिर्फ नाम के लिए चला रहे थे, और इस ट्रायल में क्या हुआ कि पब्लिक सपोर्ट इतना ज्यादा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आ गई टू गिव जुडिशियल डिफेंस टू आईएनए सोल्जर्स। तो इनकी एक कमेटी बनती है, उसमें दोनों तरफ के जो अच्छे वकील थे, तो इसमें भूलाभाई देसाई का नाम इम्पोर्टेंट है, उसके साथ नेहरू भी उस टीम में थे। तो जो अच्छे वकील थे उन्होंने इनको लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया। पर सिंस ये ब्रिटिश सिर्फ नाम के लिए कर रहे थे ट्रायल, उनको सजा देनी थी, तो फिर ये 1946 जनवरी 3 को ये सजा सुना दी जाती है कि लाइफ सेंटेंस दिया जाता है इन तीनों को। पर पब्लिक सपोर्ट इतना था कि सेंटेंस तो डिक्लेयर हुआ, पर उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ओके ओके ओके। तो अब आप देखिए कि 1946 जनवरी में यह होता है, बाद में ये खुद ही ब्रिटिश आर्मी का जो क्लॉड है ये सेंटेंस कैंसिल कर देता है, कम्यूट ऑफ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है 1946 में, इस इवेंट की वजह, रेड फोर्ट ट्रायल की वजह, पब्लिक का सपोर्ट आईएनएम की तरफ आ जाता है, और जो सोल्जर रॉयल इंडियन नेवी मुंबई में थे वो रिवोल्ट कर देते हैं। तो ये जो रिवोल्ट है, इसको हमारे हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ा जाता है, ये गांधी नेहरू को हाईलाइट करने के लिए। और ये मेन रीजन था कि ब्रिटिश लोग ने बहुत जल्दी की इंडिया को छोड़ने के लिए। नेवल म्यूटिनी जिसको कहते हैं, ये जो मुंबई में स्टार्ट हुई थी, राइट। जब जहाँ तक मुझे पता है महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाके बोला था कि आप जाओ और नेवल ऑफिसर्स को बताओ कि हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने सबको कोर्ट मार्शल किया और फिर उसमें से बहुत सारे लोगों को वो लोग ने एग्जीक्यूट किया और फांसी की सजा दे दी। आप ये वही इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो? राइट। तो अभी देखिए, जो मोहनदास गांधी का कैरेक्टर है, ही प्लेड ऑलवेज एज अ प्रेशर कुकर रिलीज फॉर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी एंगर है उसको पैसिफाई करने का रोल उन्होंने पूरे लाइफ किया है। तो पर ये जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ, उसके वजह जो सिंपैथी आईएनए सोल्जर्स को मिली, उसके बाद जो म्यूटिनी हुई, उसके वजह ब्रिटिश को पता चल गया कि अब वो ज़्यादा देर तक थ्रू फोर्स वायलेंस अपना सत्ता यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जो ऑपरेशन था उनका, वो बहुत देर तक सप्रेस अभी नहीं कर सकते इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस अब खुल रहे हैं। इंडियंस अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि भाई अभी ये छोड़ो देश और तुम जाओ अपने देश, और ये हम मैनेज कर सकते हैं। राइट। तो अभी ये 1946 में म्यूटिनी हुआ। इसके अलावा अब यहाँ से जो
दंगे होना चालू होते हैं, जिन्ना की डिमांड चालू होती है 16 अगस्त 1946, ओके, डायरेक्ट एक्शन डे, ये इम्पोर्टेंट डेट है बहुत। तो 16 अगस्त 1946। राइट, और आपने क्या कहा, इस डेट को बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। यस। तो इस दिन मुस्लिम मॉब हिंदुओं को मारना चालू कर देती है इन बंगाल। तो इसके बाद नोआखली जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। यहाँ पे मुस्लिम संख्या में ज़्यादा थे और हिंदू कम थे। तो जब हिंदुओं की हत्या हो जाती है तो उसके बाद गांधी जी वहाँ जाते हैं टू पैसिफाई द सिचुएशन। अब यहाँ पे शाहनवाज का नाम इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे शाहनवाज खान गांधी जी को ज्वाइन करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, तो अब आप शाहनवाज खान का कैरेक्टर देखेंगे तो मेजॉरिटी पार्ट वो ब्रिटिश इंडिया में ऑफिसर रहे, फिर सिर्फ 1-2 साल के लिए वो इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस के साथ। राइट। फिर उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं 1946 में, और यहाँ से लेके 1977 तक वो मिनिस्टर कंटिन्यू रहे। तो उनके लाइफ का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो कांग्रेस पार्टी मेंबर है। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली जो हिंदी की कहावत है, जहाँ गुड़ वहाँ मक्की, तो राइट, वैसे ही ये शाहनवाज खान भी जहाँ उनको लगता है कि उनकी दाल गल सकती है वहाँ चले जाते थे। राइट। तो उनका ये कैरेक्टर जो कांग्रेस पार्टी में हुआ, तो 46 के बाद वो गांधी और नेहरू के बहुत करीब आ गए। ओके, ओके, तो इसके बाद आगे इवेंट में क्या होता है कि ये शाहनवाज कमेटी कैसे बनती है इसमें जाते हैं हम। तो जब फिर 47 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो जाता है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस हो जाता है। उसके बाद 52 से सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियरेंस का जो मिस्ट्री है उसके अगेंस्ट पब्लिक में डिस्कशन शुरू हो जाता है, अखबार में लिखना लोग चालू हो जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जस्टिस राधा विनोद पाल। तो टोक्यो ट्रायल में एशिया के 2 जजेस थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है राधा विनोद पाल जो इंडिया से थे। तो अब वहाँ पे जो अलाइड पावर थे उनका बोलना था कि आपने यूएसए पे, यूके पे अटैक किया, ये आपकी गलती है। पर दूसरी तरफ दूसरा पार्ट ये था कि ये डिक्लेयर्ड वॉर था, अनडिक्लेयर्ड नहीं था। तो दोनों साइड सोल्जर्स थे जो अपने ऑफिसर्स का कमांड मान रहे थे। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन अटैक नहीं था, ये एक स्ट्रगल ऑफ पावर था, बिटवीन पावर्स था। तो राधा विनोद पॉल ने सिंपैथेटिक स्टैंस लिया टुवर्ड्स जापान। अच्छा, इसलिए आप देखेंगे इवन अब पिछले 2 साल पहले की बात है, तो जापान के डेलीगेट्स हमेशा राधा विनोद पाल जी के जो भी फैमिलीज हैं अभी तक, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, इंडिया में आते हैं पब्लिकली, राइट, और उनके पिक्चर्स भी पब्लिश होते हैं। राइट। और वैसे भी आई थिंक जापान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। यस, और उसमें जस्टिस राधा विनोद पाल का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। राइट, इस कारण से। राइट, पर इसमें ऐसा हुआ कि 1955-56 के आसपास पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा हो गया था कि उन्होंने बोला एज अ सिविल सोसाइटी वी विल पुट जस्टिस राधा विनोद पाल टू फाइंड द मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इस बात से नेहरू डर गए। तो नेहरू के मन में देखिए, उन्होंने पहले ब्रिटिश लोग को विश्वास नहीं था, पर अक्टूबर 1946 में नेहरू जी ने पब्लिकली कमेंट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में होगी। फ्रॉम देयर फिर गवर्नमेंट का जो भी स्टांस है वो कंटिन्यूसली ये रहा कि प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, ब्रिटिश के चले जाने के बाद, नेहरू ने क्यों सच सामने लाने की कोशिश नहीं की, ये भी एक अपने आप में मिस्ट्री है। राइट। तो जैसे ही उनको थ्रेट हुआ कि अगर पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा हो रहा है कि वो खुद ही अपनी तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने शाहनवाज कमेटी डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पे आप नेहरू जी का पॉलिटिकल गेम देखिए। से इफ आप किसी रैंडम नाम को लाते हैं, कमेटी उनका बनाते हैं, और वो आके बोलते हैं कि हाँ कि प्लेन क्रैश थ्योरी सही है और डेथ हुई थी, उसके बजाय अब शाहनवाज खान खुद आईएनए में थे। जब ये कमेटी शाहनवाज खान खुद बोलेंगे कि प्लेन क्रैश थ्योरी सही है, तो पब्लिक को ज्यादा भरोसा होगा। तो यहाँ पे शाहनवाज खान ने सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा किया। ओके।
to support Nehru's political view. तो 15 अगस्त 1945 ये जो डेट है हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट डेट माना जाता है सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियरेंस से रिलेटेड। राइट। और ये आप कब बोल रहे हैं? अभी शाहनवाज खान की ये जो रिपोर्ट है वो तो अभी देखिए 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर डिक्लेयर करता है। 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसा आगे न्यूज़ आती है। और इसमें अब 1946 का जो ट्रायल है, रेड फोर्ट ट्रायल, और 1956 में शाहनवाज कमेटी, ये दोनों का पैरेलल देखिए। 1946 में पब्लिक सेंटिमेंट आईएनए की तरफ था, सुभाष चंद्र बोस की तरफ था, जिसका फायदा लेते हुए शाहनवाज खान को सजा नहीं होती है। वही शाहनवाज खान 1956 में सुभाष चंद्र बोस की जो फेक प्लेन क्रैश थ्योरी है उसको ठप्पा लगाते। तो 46 में जो पब्लिक सेंटिमेंट में सुभाष बाबू के नाम पे शाहनवाज खान की जान बची है, वो सेम पर्सन 1956 में 10 साल के बाद सुभाष बाबू के मौत पे ठप्पा लगाते। मतलब ये तो अल्टीमेट बिट्रेयल हो गया। राइट। लाइक और आप सत्यम, आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं, एवरी टाइम आई मीट यू आप मुझे बता दें ये बुक पढ़ो या ये पॉडकास्ट देखो, या आप मुझे बता दें ये ट्विटर अकाउंट फॉलो करो। आपकी वजह से मेरा इतना नॉलेज बढ़ा है। क्या आपका रिसर्च ये कहता है कि सुभाष चंद्र बोस, हमारे लीडर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी? आप आंसर दें उसके पहले मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे इंस्पिरेशंस सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह रहे हैं। मैंने उनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने, और मैं खुद बिलीव करता हूँ कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। रवि, देखिए हमारे बिलीफ अपने जगह है और वो सही है, पर इस पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई है। तो अभी ये जो खोसला कमीशन था ये प्रो इंदिरा गांधी था, शाहनवाज कमेटी थी ये प्रो नेहरू थे। पर जब ये गांधी नेहरू परिवार की सत्ता चली जाती है तो 1999 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन बना है, जिसकी रिपोर्ट 2005 में आउट हुई है। और ये आरटीआई रिपोर्ट में ओपनली सभी के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल है। कि उसमें क्लियरली लिखा है कि प्लेन क्रैश थ्योरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई है, और रिंकोजी टेम्पल में जो रिमेन्स रखे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नहीं है। ये पॉइंट सर्टिफाई हो चुका है। अब सिर्फ बात इतनी हो गई है कि यदि तभी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है तो फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, उन्होंने अपने आगे की लाइफ कहाँ बिताई है। गुमनामी बाबा या भगवान जी जिनको कहते हैं, जो काफ़ी समय कूच बिहार में रहे, बाद में अयोध्या में रहे, और उनकी डेथ 1985 में हुई। और वो पूरे 1983-85 के बीच 85 में तो, और वो पूरे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज उनसे मिलते रहे। इवन इंडियन आईबी जो है उन पे वॉच रख रही थी जो भी उनको मिलने आते थे। तो ये सब क्यों था, उस मिस्ट्री से पर्दा अभी तक नहीं उठा है। अभी मैंने इतना पढ़ा है इंटरनेट के ऊपर, एक ऐसा थियरी है जो बताता है कि शाहरुख खान का सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई कनेक्शन है। अब ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, शाहरुख खान का सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इनका कनेक्शन है शाहनवाज खान के साथ, जो सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी में ऑफिसर्स थे। अभी ये कनेक्शन भी थोड़ा अजीब है, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो शाहरुख खान की मदर लतीफ फहीमा, इनके फादर की डेथ हो जाती है, तो शाहनवाज खान लतीफ फहीमा को अडॉप्ट करते हैं। मतलब टेक्निकली शाहनवाज खान, जिनके बारे में हमने इतना डिस्कस किया, वो शाहरुख खान के बोले हुए नाना बन जाते हैं, या फिर स्टेप नाना इन अ वे। राइट। तो कैसे है कि हमको हमेशा देखा जाता है कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद वो सक्सेस हुए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। शाहरुख खान की जो फैमिली है ये बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्टेड है। शाहनवाज खान कंटिन्यूसली मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्रॉम 1952 टू 1977। सिर्फ 2 बार इलेक्शन हारे इसके बीच में, पर कंटिन्यू मिनिस्टर ही रहे। प्लस इनकी जो मदर थी वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, और अपने सोशल लाइफ में ये इंदिरा गांधी के बहुत करीब थी। तो शाहरुख खान के फैमिली का कंटिन्यूस पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है। तो इनको ऐसा गरीब बेचारा जो पोर्ट्रेयल बनाया जाता है, एक स्टोरी प्रोपोगेट करने के लिए किया जाता है, अदरवाइज ये सच इमोशंस इवोक करने के लिए, सिंपैथी इवोक करने के लिए। राइट।
अंडरस्टूड। और शाहरुख खान के जो फादर थे, जो उनके रियल फादर थे, वो कौन थे? सो वो भी एसोसिएटेड थे कांग्रेस पार्टी से, पर उनका ज़्यादा एसोसिएशन था खुदाई खिदमतगर, जिसको हम सरहद गांधी बोलते हैं। ये वो उनको बाचा खान भी बोला बादशाह जाता है। खान, ओके तो ओके। जो फ्रंटियर गांधी जिसको फ्रंटियर कहते गांधी हैं, हाँ, बोलते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ओके। दिल्ली में जो खान मार्केट है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई के नाम पे वो मार्केट का नाम रखा है। इंटरेस्टिंग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि गांधी जी ने बाचा खान के साथ धोखा किया। राइट, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बादशाह खान वाज अ गुड पर्सन। राइट। तो वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल में बिलीव करते थे, पर पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान है, जो आज के डेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे है, इन्होंने कभी भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं किया जब पाकिस्तान बनाने की डिमांड पे वोटिंग हुई, पर वो हिस्सा भी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो बादशाह खान ने बोला था कि गांधी जी को बोला था, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। आज के डेट में पाकिस्तान आर्मी इतना अत्याचार कर रही है पठानों के खिलाफ, जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, जिसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं आज। तो ये एक अलग अपने आप में बड़ी स्टोरी है। तो उनका जो पीसफुल फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके बदले में उनको पाकिस्तान आर्मी का क्रूएल रोल मिला, और गांधी जी ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान फिर पाकिस्तान मूव हो गए कि उन्होंने इंडिया में अपना लाइफ बिताया? नहीं, पूरे लाइफ उनका स्ट्रगल जारी रहा, इवन अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, और बाद में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कभी भी अपनी ज़मीन छोड़ी नहीं। तो वो पाकिस्तान चले गए थे, मतलब 47 के बाद? नहीं, ज़मीन उनकी थी, पाकिस्तान तो बाद में बना। राइट, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, ओके। तो कंक्लूड करने के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? सो मेरे को यही कंक्लूड करना है कि जो सेंटिमेंट 1946 में हुआ, लाल किले से आई आवाज़, डिल्लो सहगल शाहनवाज, पर शाहनवाज ने ही सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री में नेहरू का साथ देते हुए सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा किया। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। तो हम आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के पहले 3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपना रिसर्च कीजिए सुभाष चंद्र बोस के डिसअपीयरेंस के पीछे। बहुत बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते, अगर भगत सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते, तो ये देश कुछ अलग होता। तो आप खुद रिसर्च कीजिए ताकि आपको आपके आंसर्स मिले। नंबर 2, जैसे हमने आपको बताया कि शाहनवाज खान एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री के पीछे। आप हमें बताइए, क्या आप इस स्टोरी के बारे में जानते थे, या आपके हिसाब से उनकी डेथ के पीछे कोई और राज था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और नंबर 3, अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर को अच्छा मानते हैं तो, और ऐसा समझते हैं कि उसकी लाइफ बहुत इजी और सिंपल रही है और वो स्ट्रगल करके आया है, तो शायद ये बात में पूरी सच्चाई ना हो। शायद ऐसा भी हो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन बिल्ड करके आया हो और उसे बॉलीवुड में बहुत इजी एंट्री मिल गई हो। तो शायद ये भी हमें रिसर्च करना है और अंडरस्टैंड करना है, और हमें ये भी समझना है कि क्या बॉलीवुड एक्टर्स हमारे इंस्पिरेशन हैं या हमारे लीडर्स सुभाष चंद्र बोस हमारे इंस्पिरेशन है। तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। जय हिंद एंड वंदे मातरम।